हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। आपके विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जो कुल अध्याय हैं 18 अध्यायों को शामिल किया गया है। इन 18 अध्यायों में से सबसे पहला जो अध्याय है वो है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण ये पूरा चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पादपों में पोषण की विधि। पादपों में पोषण की विधि पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोषण होता क्या है। क्या है पोषण? जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें सभी प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे और वो भोजन हमारे शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जाएगा, जब इस विधि हमेशा हमें पोषण मिलेगा और जब इस विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। अब पौधों में पोषण कितने प्रकार का होता है या किस प्रकार से होता है तो पढ़ेंगे। पोषण की दो प्रमुख विधियां हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। नाम से पता चल रहा है स्वपोषण, जो खुद को पोषण पहुंचाए, अपने आप पोषण जो पहुंचाए, वह विधि क्या है? स्वपोषण। इसे स्वपोषी पोषण भी कहा जाता है। और विषम पोषण जिसमें हम पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्वपोषण का मतलब कि हमने खाना खुद खाया है, खाएंगे तो हम ही, लेकिन वो जो खाना हम खा रहे हैं वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो उसका जो भोजन है उसका स्रोत क्या है, हमें वो जंतुओं से मिल रहा है क्या, हमें वो पौधों से मिल रहा है क्या। ऐसी स्थिति के अंदर उसे स्वपोषण या विषम पोषण कहा जाएगा। जैसे कि हम यदि पौधों को हम किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध नहीं कराते हैं, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए कहा जाता है उसे स्वपोषण। अब पौधे कैसे कर लेते हैं अपने भोजन का निर्माण, वो भी आगे अपने समझेंगे। सबसे पहले दोनों विधियों की परिभाषा आप देखेंगे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। संश्लेषित करना मतलब निर्माण करता है, खुद बनाता है, अपने आप बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। जबकि विषम पोषण जैसे जंतु है या अधिकतर जीव हैं, जैसे हम हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो पादपों के द्वारा बना हुआ भोजन खाएंगे, दाल सब्जी पत्तियां खाएंगे, जड़ खाएंगे पादपों को, या फिर इसके अलावा कोई जीव जंतु जैसे जो मांसाहारी लोग होते हैं वो जीव जंतुओं को भी सेवन करते हैं। या मनुष्य का उदाहरण नहीं ले तो अपन और किसी का उदाहरण ले, जैसे शेर कुत्ता बिल्ली है, तो वो और किसी के द्वारा बनाए गए भोजन का संश्लेषण करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट्स का, पादप उत्पादों का या जंतुओं का सेवन करेंगे। तो इस प्रकार जंतु व अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं। तो विषम पोषी पोषण के अंदर पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन भी आएगा और जीवों के द्वारा संश्लेषित भी आएगा। जैसे विषम पोषी पोषण में जो लोग अंडा मांस खाते हैं वो विषम पोषी पोषण ही लेते हैं। तो इस प्रकार पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी कहा जाता है। इन जीवों को विषम पोषी कहा गया और इस प्रकार की विधि को विषम पोषण कहा गया। इसी प्रकार से स्वपोषण विधि का नाम है और जीवों का नाम हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे उसे। ठीक है। अब ये चूंकि जो पौधे हैं वो पौधे मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, पादप मुख्यतः स्वपोषी होते हैं। बहुत कम कुछ अपवाद स्वरूप हमें पौधे ऐसे मिलेंगे जो कि विषम पोषी होते हैं, लेकिन पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी पौधे स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण करते हैं यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद संश्लेषित करते हैं। तो पौधे जिस विधि के द्वारा भोजन अपना संश्लेषित करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण। किसका संश्लेषण? भोजन का संश्लेषण। तो पौधों को भोजन का संश्लेषण करने के लिए जिस विधि का नाम है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को कुछ कच्ची सामग्री चाहिए, कुछ ऐसी सामग्री पौधों को चाहिए, उस सभी सामग्री की उपस्थिति में पौधे भोजन बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो
पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में चाहिए जल, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और इन सभी की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करें। अब ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट भोजन है। ये कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ बना है ये क्या है? भोजन है। और साथ में पौधे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया को यदि आप समीकरण के रूप में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से प्रदर्शित किया जाता है, जल को H2O से प्रदर्शित किया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का सामान्य सूत्र ये C6H12O6 है। इसके अलावा और जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बदलता चला जाएगा ये ग्लूकोज का सूत्र है, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए कहाँ से आती है? वायुमंडल से आती है। जल कहाँ से आता है? पौधे मिट्टी से अवशोषित करते हैं। यदि हम किसी पौधे पर, पेड़ पर पाइप से पानी डाल दें तो वो पानी पौधे अवशोषित नहीं करते हैं। पौधों की जड़ों में जो पानी डाला जाएगा, जो मिट्टी अवशोषित करेगी पानी, मिट्टी से पौधे पानी को अवशोषित करेंगे। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, ऊर्जा का सबसे प्रकृति में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। फिर चलिए क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ है? इस क्लोरोफिल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है क्लोरोफिल, और इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? पर्णहरित कहा जाता है। अब ये पर्णहरित कहाँ है? पौधों की पत्तियों में है। तो इन सभी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हुआ और ऑक्सीजन मिली। अब ये जो पर्णहरित है, ये पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में, और इसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। इसके अलावा पौधे की जड़, पौधे का तना भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते, तो पौधे में जो पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे वो किसमें होगा? पत्ती में होगा। लेकिन क्या फिर इसका मतलब ये हुआ कि पत्तियों में तो भोजन संश्लेषित हो रहा है, लेकिन फिर जड़, तना और जो दूसरे भाग हैं फल फूल को भोजन नहीं चाहिए? पत्तियों में जो भोजन बना है वो भोजन एक बार संचित होगा और उसके बाद में पौधे के हर भाग तक पहुंचाया जाएगा जहां उसकी आवश्यकता होती है। अब यहाँ हम इस प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझने के लिए यहाँ ये सूर्य का प्रकाश और CO2 और ये पौधे कैसे अवशोषित करते हैं इसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये एक पौधा है, ये पौधे की भूमि के नीचे जड़ है, ये भूमि का स्तर है, ये पौधे की तनी, तना, ये पत्ती और ये फूल। अब इस पत्ती के अंदर क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित उपस्थित है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से आ रहा है, जल और खनिज लवण पौधे ने जड़ से अवशोषित करे हैं, और इन सब की उपस्थिति में यहाँ पर CO2 जो मिल रही है पौधे को वायुमंडल से। CO2 पौधा ग्रहण करता है और ऑक्सीजन पौधा छोड़ता है। अब ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में हरित लवक है, लेकिन पत्ती की संरचना कैसी होती है वो हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये पत्ती की ऊपरी बाह्य त्वचा है, कोशिकाएं पास कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, उससे नीचे की ओर और भी कोशिकाएं आपस में व्यवस्थित है, जिससे कि हरित ऊतक कहा जाता है। ये इस प्रकार से हरित ऊतक है, और ये नीचे सारी की सारी ये कोशिकाएं जो है वो पत्ती में इस प्रकार ऊपरी त्वचा, बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, ऊपरी परत ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली परत निचली बाह्य त्वचा, और इसमें जो पूरा का पूरा दोनों बाह्य त्वचा के बीच में जो ऊतक भरा हुआ होता है, इस ऊतक को क्या कहा जाता है? हरित ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब पत्तियों में इस ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा में जगह जगह कुछ स्थान पाए जाते हैं। इन स्थानों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि इस पत्ती में तो केवल और केवल नीचे की बाह्य त्वचा में ही रंध्र दिखाया है, ऊपरी में नहीं दिखाया है। अलग अलग पौधों की पत्तियों में अलग अलग संरचना होती है। कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिनकी ऊपरी बाह्य त्वचा निचली बाह्य दोनों में रंध्र होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनके अंदर केवल निचली के अंदर होते हैं। तो यहाँ हम जिस चित्र को समझ रहे हैं उस चित्र की निचली बाह्य त्वचा में रंध्र है। जिस रिक्त स्थान को जो दो कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं, रंध्र को जो दो कोशिकाएं घेरे हुए रहती हैं, उन दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इन
इस रंध्र के द्वारा ही यहाँ से CO2 प्रवेश करती है और कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित किया जाता है और फिर आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यानी जब रंध्र खुले होंगे जब भी CO2 अवशोषित की जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? दिन में होगी। इसके साथ साथ प्रकाश की संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो भी कब उपलब्ध होता है अपने को पौधों को? दिन में ही उपलब्ध होता है। अब यहाँ इस रंध्र की थोड़ी सी हम और डिटेल संरचना इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को कहा द्वार कोशिका। चित्र में आप एकदम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इस द्वार कोशिका की ये जो अंदरूनी जो सतह है ये अंदर की ओर धसी हुई है और बाहर की जो है वो उभरी हुई है। दूसरी द्वार कोशिका की भी अंदर की जो परत है वो अंदर की ओर धसी हुई है, बाहर की ओर उभरी हुई है। इस प्रकार जब दो द्वार कोशिकाएं जो कि अंदर की ओर से धसी हुई होती है, एक दूसरे से परस्पर सटी हुई होती है, तो दोनों के बीच में एक स्थान बन जाता है जिस स्थान को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और इन द्वार कोशिकाओं को और बाकी कोशिकाएं जो घेरे हुए रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन द्वार कोशिकाओं में दोनों का अपना एक केंद्र है और हरित लवक इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन हरित लवक में क्या उपस्थित होता है? पर्णहरित उपस्थित होता है। ओके, अब देखिए यहाँ इस रंध्र के द्वारा ही CO2 को पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और जो ये कार्बोहाइड्रेट बना है ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में परिवर्तित होकर पौधों में संग्रहित रहेगा। जहाँ जहाँ इस भोजन की आवश्यकता है वहाँ वहाँ पौधे के विशेष तत्वों के द्वारा भोजन पहुँचाया जाएगा और पौधे की पोषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें कि इस स्वपोषी पोषण के अलावा कुछ अन्य विधियां भी पाई जाती हैं। उसमें जो है पौधों में अन्य जो विधि है वो है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण यानी किसी दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। परपोषी पोषण के भी कई प्रकार हैं। परपोषी पोषण का पहला प्रकार है परजीवी। परजीवी में क्या हो? एक उदाहरण है परजीवी का अमर बेल, एक बेल है, लता है एक, जो कि परजीवी का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अमर बेल किसी दूसरे पौधे के ऊपर जिसको हम कहें कि उसके संपर्क में रहेगी और संपर्क में रहने जहाँ जहाँ संपर्क कर रही है वहाँ से कुछ विशेष चूषक उस पौधे के अंदर प्रवेश कर पाएगी और वहाँ से भोजन को अवशोषित करेगी। तो पौधों में परजीवी का उदाहरण है अमर बेल। जैसे इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और इस पेड़ के पास यहाँ ये अमर बेल लगी हुई है। ये अमर बेल क्या होगी? इसके इस प्रकार से लपेट के और इस पर चढ़ती चली जाएगी। जहाँ जहाँ इसके संपर्क में होगी वहां से इस प्रकार से अंदर ऐसी विशेष संरचनाएं अंदर इसमें प्रवेश करवाएगी और उससे पोषण लेगी। तो ये उदाहरण हुआ परजीवी। दूसरा है कीट पक्षी पादप। कीट पक्षी पादप का उदाहरण है घटपर्णी पादप। कीट पक्षी पादप कौन से पादप होते हैं? जो पादप किसका भक्षण करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, नाम से पता चल रहा है। दलदलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उन पौधों की नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती, तो अब वो नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करेंगे? तो ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। अब हम सोचेंगे पौधे कीटों का भक्षण कैसे करेंगे? पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते और कीट तो जो है वो उड़ते रहते हैं, तो क्या होगा? इसके लिए जो घटपर्णी पादप है वो पादप विशेष रूपांतरण कर लेते हैं। कैसे? ये पौधे की पत्ती है, ये पत्ती ऐसे घट का रूप ले लेती है, इस प्रकार बंद संरचना बनाती है और इसके ऊपर दूसरी पत्ती ये ढक्कन की तरह खुली होती है। अब जैसे ही कोई बुद्धा का कीट यहाँ पर आकर बैठा, वैसे ही ये ढक्कन, ये पत्ती रूपी जो ढक्कन है ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और इस घट के अंदर उस कीट का पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार ये कीट पक्षी पोषण हुआ।
तीसरा प्रकार है मृतजीवी। मृतजीवी पोषण किस प्रकार का पोषण है? जब कोई भी पादप मृत सड़े गले पदार्थों का से पोषण